नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़े मुद्दों की। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं रियल एस्टेट के विषयों का। बात करते हैं उन खबरों की जिनका सीधा सरोकार है घर खरीदारों से, यानी आपसे। तो रुक करते हैं आज के शो का, लेकिन सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। FY23 की चौथी तिमाही में मैक्रोटेक डेवलपर्स ने 3025 करोड़ के घरों की बिक्री की। वित्त वर्ष 2023 में बेचे 12,064 घर, सालाना बिक्री में 34% का इजाफा। शुद्ध कर्ज 7,071 करोड़ से घटकर हुआ 2,229 करोड़। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 में 19,800 करोड़ के 12 प्रोजेक्ट जोड़े। ₹2 प्रति शेयर डिविडेंड के साथ एक पर एक बोनस शेयर का ऐलान। नई हाउसिंग पॉलिसी लाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। जी बिजनेस के साथ महाराष्ट्र हाउसिंग विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ चर्चा। नई पॉलिसी में सस्ते घरों पर खास फोकस। इस साल स्वामी फंड की मदद से पूरे होंगे 20,000 घर। स्वामी फंड के आने से बढ़ा ग्राहकों का भरोसा। स्वामी फंड के CIO इरफान काजी से खास बातचीत। FY23 की चौथी तिमाही में मजबूत नतीजों के बाद पूर्वांकरा लिमिटेड की रणनीति पर चर्चा। पूर्वांकरा लिमिटेड के CEO के साथ बातचीत। अक्षय तृतीया एक ऐसा त्योहार है जिसे महामुहूर्त माना जाता है। इस दिन लोग नई चीजें खरीदते हैं, सोना, कार, घर। जाहिर है हम बात करेंगे रियल एस्टेट की, यानी घर की। कैलेंडर ईयर 2023 की पहली तिमाही बीत चुकी है और इसी के साथ अक्षय तृतीया और ईद एक साथ है। तो जानने समझने की कोशिश करते हैं कि देश के टॉप रियल एस्टेट मार्केट में शुमार मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट में कैसा ग्राहकों से रिस्पांस मिल रहा है। हमारे साथ है रियल एस्टेट डेवलपर संगठन नरेटको वेस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हितेश ठक्कर। हितेश जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस अक्षय तृतीया डेवलपर्स को कैसा रिस्पांस मिल रहा है? दीपक जी, पहले तो शुक्रिया और सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभेच्छाएं। और जैसे बात करते हैं हम सेल्स की ओवरऑल MMR रीजन और महाराष्ट्र की, तो पहले हम बात करेंगे पूरे भारत की, जहाँ पे 7 शहरों, जो 7 मुख्य शहर हैं, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है गए साल से और इस साल के कंपैरिजन में करीबन 14%। और अगर हम लोग जाते हैं प्री कोविड एरा, जो 2019 मार्च तक का एरा था, तभी पूरे भारतवर्ष में 80,000 फ्लैट बिके थे और अभी 2023 में 1,13,800 फ्लैट बिके हैं इन 7 शहरों में। हितेश जी, बीते साल के मुकाबले इस बार क्या उम्मीदें हैं? आंकड़ों को देखते हुए क्या टारगेट रखे हैं इस बार आप लोगों ने घरों की बिक्री के? घरों की बिक्री तो अभी जो मिलेनियल्स है, जो नई पीढ़ी आई है, हर एक को घर चाहिए और घर खरीदारी अच्छी तुलना में हो रही है गए साल के कंपैरिजन में। हितेश जी, कैलेंडर ईयर 2023 की पहली तिमाही बीत चुकी है। ऐसे में एक बदलाव देखने को मिल रहा है कि लग्जरी सेगमेंट में बिक्री बढ़ रही है, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट या कहें सस्ते घरों का जो मार्केट है वो कमजोर होता हुआ दिख रहा है। देखिए, इस पे थोड़ी सी आपको क्लैरिटी दूंगा मैं। गए साल पहले क्वार्टर में जो फ्लैट्स थे 40 से 80 लाख के रेंज के, उसकी जो टोटल परसेंटेज थे पूरे भारतवर्ष की, तो 35% थी। इस साल उसकी 36% है बिक्री। और जो लग्जरी सेगमेंट हम बोलते हैं, उसका जो परसेंटेज था 2.5 करोड़ के ऊपर के फ्लैट का, वो गए साल में 5% था। इस साल 8% है। तो ग्रोथ है हर जगह पे, डिमांड है हर जगह पे। बिल्कुल सही, ग्रोथ दिख रही है, बिक्री दिख रही है। जाहिर तौर पर चुनौतियां भी होंगी। तो क्या चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं और उनको लेकर क्या रुख है आपका? इससे थोड़ा सा मैं डिफर होऊंगा आपसे कि ग्लोबल में रिसेशन हो रहा है या ग्लोबल पे ले ऑफ हो रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जैसे अपना GDP आपको पता होगा 6.5% है एवरेज अपना। पर कैपिटा इनकम जो अपनी है 32% से लास्ट 6 सालों से बढ़ रही है। ये सारे जो चिन्ह हैं, ये अपने ग्रोथ के चिन्ह हैं। और आज की डेट में भी, आज की तारीख में भी करीबन 30 लाख घरों की डिमांड है पूरे भारतवर्ष में अर्बन हाउसिंग के लिए। तो ये चुनौती नहीं, ये अपॉर्चुनिटी में बोलूंगा उसके लिए। जाहिर तौर पर रियल एस्टेट में अच्छे संकेत बने हुए हैं, अवसर बनते दिख रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ लग्जरी मार्केट में अधिक दिख रहा है। शुक्रिया जितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का।
महाराष्ट्र सरकार नई हाउसिंग पॉलिसी लाने की तैयारी में है। जाहिर है रीडेवलपमेंट, प्रीमियम जोन समेत तमाम विषय हैं जिन पर पॉलिसी लेवल पर बड़े बदलाव की जरूरत है। ऐसे में जी बिजनेस के संवाददाता सौरभ पांडे से खास बातचीत में महाराष्ट्र हाउसिंग विभाग की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वल्सा नायर सिंह ने बताया कि नई पॉलिसी में सस्ते घरों पर खास फोकस होगा। ये पूरी बातचीत सुनिए। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं वल्सा नायर सिंह, चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग डिपार्टमेंट महाराष्ट्र सरकार। मैम, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि हाउसिंग पॉलिसीज़ को लेकर सरकार की तरफ से किस तरह से जो है अन्य योजना बनाने की तैयारी की गई है। सरकार एक नई हाउसिंग पॉलिसी की काम अभी शुरू किया है, क्योंकि कोविड के बाद हमारी जो वर्किंग स्टाइल, लाइफस्टाइल, रिमोट वर्किंग फ्रॉम होम, ये सब नया बदल चुका है। तो उस दौरान नया हाउसिंग पॉलिसी का हाल ही में शुरू किया। हाउसिंग पॉलिसी में जो अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्टेनेबल हाउसिंग और इनोवेशन इन हाउसिंग, ये सब हमारी फोकस एरियाज रहेंगे। मैम, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो बजट में भी कई ऐलान किए गए हैं सरकार की तरफ से, तो अगर उस पर आप अपडेट दे पाएँ। प्रधानमंत्री आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर की बहुत बड़ी गेम चेंजर स्कीम है। ये योजना भारत सरकार की तरफ से 4-5 साल पहले ऐलान किया था। महाराष्ट्र में हमने 7,36,000 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की हाउसेस इस योजना के दौरान हम लोग कर रहे, और महाराष्ट्र में आई थिंक ये स्कीम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और इकोनॉमिकली वीकर मतलब जो एनुअल इनकम इनका 3 लाख से कम होगा, वो इनके बेनिफिशरीज रहेंगे। और स्कीम में शासन की तरफ से 2.5 लाख का सब्सिडी भी दे रहे, और बाकी लोन के लिए हम लोग बैंकों से डायरेक्टली गवर्नमेंट उनको लोन देने में मदद कर रहे हैं। मैम, जाने से पहले आखिरी सवाल, नई पॉलिसी की जो ड्राफ्ट बनाई जा रही है, उसके अलावा अगर कोई नए चेंजेस हम देख पाएंगे हाउसिंग सेक्टर में या रियल एस्टेट में? बहुत सारे चेंजेस हाउसिंग सेक्टर में ऑलरेडी हम रोल आउट कर चुके। एक चेंज है एसआरए जो स्कीम है महाराष्ट्र का, उसमें जो एनेक्सर 2 जिसमें लोगों की पात्रता के बारे होते हैं, वो एनेक्सर 2 हम लोग ऑटो एनेक्सर अभी 1 महीने के अंदर अंदर करेंगे। कि ऑटो एनेक्सर में उसमें जो एलिजिबिलिटी के कंप्लेंट्स बहुत सारे कम होंगे, और बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका जो पात्रता निश्चित किए जाएंगे। दूसरा हम ये किया कि जो एनेक्सर 2 होगा वो 7 दिन के अंदर हम लोग पब्लिक डोमेन में हम लोग ये डाल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा ट्रांसपेरेंसी इसमें हो जाएगा। मैम, हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के मकसद से बनाए गए स्वामी फंड ने अब तक 30 शहरों में 130 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। स्वामी फंड के सीईओ इरफान काजी के मुताबिक फंड साइज को बढ़ाकर अब 15,000 करोड़ कर दिया गया है। स्वामी फंड के आने के बाद अटके हुए प्रोजेक्ट्स के पूरा होने की संभावना बढ़ गई है। स्वामी फंड के सीईओ इरफान काजी से खास बातचीत में हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने क्या कुछ जाना, आप भी देखिए। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं इरफान काजी सर। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। हम आपसे समझना चाहेंगे, नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है, अगर डिसबर्समेंट टारगेट्स की बात की जाए तो किस तरह का आपने टारगेट सेट कर रखा है? सर, एज अ फंड हम लोग ये करते हैं कि हम लोग डिसबर्समेंट टारगेट्स नहीं करते। हम लोग उस चीज़ का टारगेट रखते हैं जिससे आप पर सबसे बड़ा असर हो। तो हमने घर कितने कंप्लीट करेंगे उसका टारगेट रखा है। हम कोशिश करने वाले हैं कि इस साल हम एटलीस्ट 20,000 घर कंप्लीट करें। सर, अगर बात की जाए तो कोविड के बाद जो देखा जा रहा था कि स्ट्रेस एसेट्स और इन्वेंट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, तो क्या उसका प्राइसिंग पर भी आप असर देख पाए हैं? तो 2 चीज़ें होते हैं, राइट। कोविड के बाद प्राइसिंग इम्प्रूव हुई है, लोग बड़े नंबर में आने लगे हैं, खरीदने लगे हैं, घर खरीदने लगे हैं, तो प्राइसेस तो इंक्रीज़ हुए ही है। हमने ये भी देखा है कि स्वामी जिस प्रोजेक्ट में आता है वहाँ पर भी कैपिटल वैल्यू जो है, घर की प्राइस जो है और कलेक्शंस जो है वो बढ़ जाते हैं, सेल्स बढ़ जाते हैं, तो वो वो अच्छा असर पड़ता है स्वामी के आने से। सर, जिस तरह से आपने बताया कि स्वामी के आने से लोगों का भरोसा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कई जगह सर बातें आती हैं कि ड्यू डिलिजेंस की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रखी जाती है। क्या उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो देखिए, हम लोग बहुत ही ट्रबल्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने के पहले हम लोग बाहर की एजेंसीज से, ऑडिटर्स से, लीगल एजेंसीज से, लॉयर्स से हमारा पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हैं। वो ड्यू डिलिजेंस एक हिस्सा रहता है। दूसरा हिस्सा ये रहता है कि हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट में पैसा खर्च किस तरह हो रहा है, हम लोग उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं।
तो सिर्फ ड्यू डिलिजेंस नहीं, वो ड्यू डिलिजेंस और कंट्रोल दोनों चीज़ों की बदौलत हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। सर, हमसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। तो हम बेंगलुरु में हैं और हमारे साथ अभिषेक कपूर जी हैं जो सीईओ हैं पूर्वांकरा डेवलपर्स में, पूर्वांकरा लिमिटेड में, और काफ़ी कुछ बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांकरा आम रियल एस्टेट डेवलपर से किस तरह से अलग करती है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, करंटली अभी इनका Q4 रिजल्ट आया था FY23 का, वो कैसा रहा, उसके बाद आगे की क्या योजनाएं हैं और अगले रिजल्ट के लिए क्या कुछ लक्ष्य इन्होंने तय किए हैं। तो सबसे पहले अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला और बुनियादी सवाल यही है कि हमने FY23 का 4th क्वार्टर का रिजल्ट आपका देखा, 31,7 करोड़ ये करेक्ट डेटा आपने बताया, ये तो हमने देखा। 29% की ग्रोथ है। उसके अलावा हमने एप्रिसिएशन देखा, वो भी करीब 14% का उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। कितने सेटिस्फाइड हैं आप इस ग्रोथ से? 2250 करोड़ से ज़्यादा का जो हमारा कलेक्शन है, उस तरह का कलेक्शन किसी ने किया नहीं है मार्केट में। उसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, सेल्स का नंबर स्ट्रांग है, अप्रिसिएशन है, मतलब कस्टमर अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। आगे हम इसी जोर से और जोर से कोशिश करेंगे ग्रोथ लाने की। ठीक है, एक लिस्टेड कंपनी के लिए क्वार्टर रिजल्ट बहुत अहमियत रखते हैं। हालांकि रियल एस्टेट में एक क्वार्टर में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होता नहीं है, तो मैं अगले क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगले क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पूरे विजन की बात कर रहा हूं कि ग्रोथ आप अगले सालों में, आने वाले सालों में पाइपलाइन में क्या प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए क्या तैयारी है, क्या विजन लेकर चल रहे हैं, और ग्रोथ आप अगले 5 साल में अपनी कैसे देख रहे हैं? जी, अच्छा सवाल है। देखिए, हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है वो 50 मिलियन स्क्वायर फुट से ज़्यादा है। पिछले साल हमने उसमें से 6 मिलियन स्क्वायर फुट ऐड किया है। अगले साल, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो प्लान है, वो उसमें 14 मिलियन स्क्वायर फुट हम ऐड करेंगे। अगर आप खाली ये 2 देखें, हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें बाकी का भी जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर काम शुरू है और हम उसको मार्केट में लेके आएंगे। अगर आप सिर्फ ये 2 करोड़ स्क्वायर फुट की बात करें, ये 2 करोड़ स्क्वायर फुट और जो हमारा पूरा पहले का जो लॉन्च प्रोजेक्ट है, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, उसका आप बात करें, ये टोटल मिला के इसका रेवेन्यू पोटेंशियल करीब 25,000 करोड़ का बनता है। तो ये 25,000 करोड़ का जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो अगले से 3-4 साल 5 साल में आएगा। और इसमें मैं ये नहीं काउंट कर रहा हूँ कि आगे इस साल के बाद अगले साल हम फिर लॉन्च करेंगे, उसके अगले साल हम फिर लॉन्च करेंगे। ये गोइंग कंसर्न है, एक गोइंग बिजनेस है। सो ये तो जहाँ तक नंबर का सवाल है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप विजन की बात करें तो हमारा विजन एक सिंपल स्टेटमेंट में डिफाइंड है, वो 10 वर्ड से लेस स्टेटमेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि वी वांट टू बिल्ड अ सस्टेनेबल वर्ल्ड वेयर पीपल कैन लिव देयर ड्रीम्स। सो इसमें आप अगर 3-4 चीज़ें हैं मेनली, सस्टेनेबिलिटी है, बिल्ड अ वर्ल्ड मतलब स्केल है, पैशन है बिकॉज पीपल आर इन्वॉल्व। और पीपल हम जब डिफाइन करते हैं, फॉर पीपल टू लिव देयर ड्रीम्स, जब हम पीपल डिफाइन करते हैं तो हम पीपल के अंदर एम्प्लॉई, कस्टमर, हर स्टेक होल्डर, वेंडर, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल पार्टनर, आप किसी की भी बात करें, हर आदमी का एक इन्वॉल्व, इट्स एक्चुअली अबाउट पीपल। तो पीपल को लेकर के है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अ ड्रीम, कि आप क्या कर रहे हैं कि जिससे भी आप टच करें, जिस चीज़ को और जिस इंसान को आप मिले, आपने उनकी ड्रीम में कैसे कंट्रीब्यूट किया। ये हमारा अपना एक विजन स्टेटमेंट है। तो उस डायरेक्शन में काम करते हुए हम जो भी करेंगे वो पैशन के साथ, और नंबर 1 क्वालिटी की तरफ। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है, हमारा कंपटीशन खुद से है। हर साल हम अपने आप से कॉम्पीट करेंगे कि पिछले साल हमने ये किया, अगले साल हम इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, एक चीज़ हमने देखी है कोविड टाइम में, कोविड एरा में, कि लग्जरी प्रॉपर्टी में काफ़ी कुछ ज़्यादा डिमांड अचानक बढ़ी है। उसके दूसरी ओर हम देखते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग, मिड सेगमेंट हाउसिंग थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है, अफोर्डेबल तो ज़्यादा कमज़ोर पड़ा है। तो आपका आगे टारगेट या फोकस हम कहें लग्जरी की तरफ रहेगा, मिड सेगमेंट या अफोर्डेबल में रहेगा? सो जहाँ तक पूर्वांकरा का सवाल है और प्रोविडेंट का सवाल है,
टोटल बिजनेस में से करीब 35% बिजनेस रेसिडेंशियल का पूर्वांकरा से आएगा, जिसमें लग्जरी और अपर और प्रीमियम सेगमेंट आएगा। और अफोर्ड और जो हमारा मिडिल इनकम है वो प्रोविडेंट में आता है, वो करीब 35% बिजनेस रहेगा, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो मिडिल इनकम टारगेट है। उसके अलावा हम पूर्वा लैंड से करीब 20% बिजनेस लाएंगे और कमर्शियल से अबाउट 10%। सो अगर आप देखें 35, 35, 20 एंड 10, ये नॉर्मल ब्रॉड ब्रेकअप है। जोग्राफी वाइज अगर आप देखें बिजनेस में, तो आज हमारा लार्ज डोमिनेशन साउथ में है, लेकिन टारगेट ये है कि हम वेस्ट में, पूना, बॉम्बे में इस बिजनेस को काफ़ी स्केल अप करेंगे इन टाइम्स टू कम। सो क्लियरली उससे जो रियलाइजेशन और एवरेज वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी चेंज होगी। हमें पिछले साल अब देखें 4 मिलियन स्क्वायर फुट हमने बेचा है। 4 मिलियन अगर हम बॉम्बे में बेचते तो बात ही अलग होती थी। तो आइडिया ये है कि हम अपने बिजनेस को एक ब्रॉडर बेस पे बिल्ड कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअली ऑल कैटेगरीज पे फोकस है, लेकिन परसेंटेज ब्रॉड ब्रेकअप ये रहेगा। ठीक है, एक और सवाल मेरा ये बनता है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर होता है उसका फोकस प्राइस पर और लोकेशन पे होता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जैसा आपने बताया कि आपके सारे प्रोजेक्ट आईजीबीसी सर्टिफाइड हैं, जिसकी शायद आज हमें ज़रूरत पड़ रही है कि प्रोजेक्ट का सस्टेनेबल होना, ग्रीन बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रीन बिल्डिंग की ओर आपका फोकस कितना ज़्यादा है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हमारा, देखिए हम जो चेंज कर रहे हैं वो फंडामेंटल है नेचर में, उसमें थोड़ा समय लगता है, एफर्ट लगता है, लेकिन जो सस्टेनेबिलिटी का गोल है वो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम सिर्फ कमर्शियल की बात करते हैं, लेकिन जो कमर्शियल रियल एस्टेट होता है वर्सेस जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट होता है, रेजिडेंशियल का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वॉल्यूम अगर आप कंपेयर करें, हर 1 लाख स्क्वायर फुट के कमर्शियल के पीछे आप समझ लीजिए करीब करीब कम से कम 10 लाख स्क्वायर फुट रेजिडेंशियल बनता है नया। तो उसका मतलब क्या हो गया कि अगर 1,000 लोग हैं तो एक आदमी 100 स्क्वायर फुट ऑफिस में ऑक्यूपाई करता है और घर पे 1,000 स्क्वायर फुट ऑक्यूपाई करता है। ब्रॉड नंबर बोल रहा हूँ, ये कुछ 7 टाइम्स 8 टाइम्स भी होता है, एवरेज आउट होता है, कुछ लोग छोटा घर लेते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि रेजिडेंशियल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हमको कुछ सिग्निफिकेंट करना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए एक बहुत क्लियर गोल रहेगा। उसमें ये एक स्टेप है जिसमें हमने आईजीबीसी रेसिडेंशियल में कोई कंपलसरी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई कस्टमर भी नहीं पूछता है एक्चुअली। ये हमारा खुद का इनिशिएटिव है, हमारा खुद का कॉन्शियस है, हमारा खुद का टारगेट है कि हम उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो आईजीबीसी सर्टिफिकेशन हमने सारे प्रोजेक्ट्स के लिए शुरू कर दिया है। एक दूसरा हमने क्या किया है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हर डिपार्टमेंट, हर वैल्यू चेन जो होती है ना, आप जैसे देखें डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी तक एक वैल्यू चेन होती है किसी भी रियल एस्टेट कंपनी की। उस वैल्यू चेन के अंदर हमने चैंपियंस बनाए हैं कि आप सस्टेनेबिलिटी को लेके क्या इनिशिएटिव लेंगे इस साल, जिससे आपका कार्बन फुटप्रिंट एज अ कंपनी एंड एज अ डेवलपमेंट वो कम होता नजर आएगा। आप क्या नया मटेरियल लाएंगे या आप कैसे उसको डिज़ाइन करेंगे जिसमें शायद पावर की कम कंजम्पशन हो, आप सोलर पैनल कर सकते हैं, आप कई तरह के इनिशिएटिव कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में कई सारे इनिशिएटिव हैं, साइट पे आप मटेरियल कहाँ से ला रहे हैं वो कई इनिशिएटिव है, क्योंकि अब अगर आप बहुत दूर से मटेरियल ला रहे हैं उसका मतलब ये है कि उसमें डीजल जल रहा है, उसका भी कार्बन फुटप्रिंट है। तो जो सोच है वो प्रोक्योरमेंट लीजिए या डिज़ाइन लीजिए या कस्टमर सर्विस, हर जगह से विचार ये हो रहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लेके सस्टेनेबल कैसे बनाएं। सो ये गोल हमारा, ये इवॉल्विंग गोल है। देखिए जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होगा हम भी लर्न करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि वी क्रिएट न्यू बेंचमार्क। कितना डिफरेंस आता है ट्रेडिशनल रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन में और ये नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों को यूज़ करते हुए? देखिए अगर आप एशिया में स्पेशली जहाँ पे नया लार्ज वॉल्यूम का डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशली ये जैसे मैं मिडिल इनकम डिफाइन कर रहा था उस कैटेगरी में, सिंगापुर में मैक्सिमम डेवलपमेंट प्रीकास्ट में हुआ है, मलेशिया में बहुत डेवलपमेंट प्रीकास्ट में हुआ है, लेकिन इंडिया में ये टेक्नोलॉजी को नहीं अडेप्ट किया गया है। देखिए किसी भी टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में पहले उसकी लर्निंग करनी पड़ती है और उसको समझना पड़ता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्वालिटी में। तो इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ। पहले ना हम जब कास्ट इन सीटू करते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, कोई भी स्लैब आप कास्ट करते थे तो उसमें लकड़ी लगती थी, उसके बाद उस लकड़ी का वेस्ट होता था, उसमें समय लगता था, और जितना ज़्यादा समय लगता है उतना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट है। हर चीज़
जो आप सोच रहे हैं वो कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सोच रहे हैं, और कितना आपको उसके ऊपर वेस्टेज हो रहा है आप उसके बारे में सोच रहे हैं। प्रीकास्ट में क्या हो रहा है? प्रीकास्ट में आपका एक सांचे में ढालना है, आपका कोई लकड़ी नहीं लग रही है, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, आपको सुपर एफिशिएंट तरीके से, सेफेस्ट तरीके से क्रेन से उठा के उसको, जैसे हम लेगो खेलते हैं ना वैसा, हालांकि इतना सिंपल नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आप देखें अगर उसको, तो एक ही फैक्ट्री में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, उसमें स्पीड, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वालिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसमें आप वेस्टेज नहीं कर रहे हैं। अब जहाँ वेस्टेज का सवाल आता है आपको उसको कंट्रोल करना होता है। तो जो ये मिड इनकम हाउसिंग है, इसका विजन टाइम्स टू कम, इंडिया इज अ बिग कंट्री, हमारा जो डिमांड होगा वो इतना बड़ा होगा, और है, एक्चुअली है, कि इसको अगर हम आगे के समय में फुलफिल करना है तो हमें टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें आप उसको हाई स्पीड से, हाई क्वालिटी से, मिनिमम इम्पैक्ट के साथ कर सकें। तो हमारा जो ये काम है, जो हमने फैक्ट्री सेटअप की और जो ये एफर्ट डाला है, और इनफैक्ट फर्स्ट फेज़ हमारा प्रोजेक्ट का करीब 1000 घर का डिलीवरी आज की डेट में हम कर रहे हैं, वो पूरा एफर्ट इसी डायरेक्शन में है कि इसको अब हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएं। इनफैक्ट जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस है स्टारवर्थ, उन्होंने ये पूरा सेटअप किया। इंटरनल हमारा स्टार्ट इनिशिएटिव इंटरनली हुआ था। पहले आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करिए, फिर आप बाकी लोगों के ऊपर जा करके उसको बताइए कि भाई ये बेनिफिट है, और ये डेमोन्स्ट्रेट करिए कि क्या क्वालिटी है। तो आज उनका गोल ये है कि वो अलग अलग रीजन्स में इस प्रोडक्ट को, इस मेथडोलॉजी को, इस डिज़ाइन को, इस थॉट प्रोसेस को लेके जा सकें। तो चाहे दिल्ली हो, चाहे कैलकाटा हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे पूना हो, किसी भी मार्केट में अगर किसी को प्रीकास्ट डेवलपमेंट करना है तो वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये खाली हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री को आज क्या चाहिए, डिमांड और इशू और चैलेंजेस क्या हैं, और हम किस तरह से उस पर एनवायरनमेंट का के ऊपर उसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो हमारा कोशिश ये है कि जहाँ पे हम वैल्यू ला सकते हैं, सबके लिए वैल्यू आनी चाहिए। फाइनली एक और सवाल कि स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है आपकी, विज़न लॉन्ग टर्म विज़न है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे, कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। ओवरऑल कंपनी को देखते हुए वो कौन सी चुनौतियां हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, जिन्हें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, चुनौती ये है कि किसी भी विजन को अचीव करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए, और एक किसी स्केल को अचीव करने के लिए आपको ब्रिक बाय ब्रिक जाना पड़ता है, उसको सस्टेन करना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और परसिस्टेंट रहना पड़ता है। चुनौती मार्केट से आ सकती है इंटरेस्ट रेट के रूप में, चुनौती लोगों से आ सकती है एट्रिशन के रूप में, चुनौती डिमांड साइड से आ सकती है, चुनौती कई आ सकती हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज से आ सकती है। चुनौतियाँ तो रहेंगी, लेकिन आपका अगर विजन और फोकस राइट है, और आपने ब्रिक बाय ब्रिक आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग रखा है, एंड अगर आपका डायरेक्शन राइट है, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं अचीवेबल है। तो जहाँ तक कंपनी का सवाल है, मुझे लगता है कि हम एक राइट डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन होल्ड करना ज़रूरी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दीप।